मुता मैरिज, MUTA, मुता मैरिजेज। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है मुता मैरिजेज में। जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आप लोगों को, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली जुडिशरी का क्वेश्चन है, राजस्थान जुडिशरी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जुडिशरी का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय मुता मैरिज? व्हाट डू यू मीन बाय मुता मैरिज? व्हाट आर इट्स इंसिडेंट? डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम निकाह। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुता मैरिज से क्या समझते हैं, मुता मैरिज से क्या समझते हैं, इसका क्या लीगल इंसिडेंट है, इसका जो है किस तरीके का लीगल इंसिडेंट है, लीगली ये कहां पे स्टे करता है। और इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि इस निकाह में और मुता मैरिज में क्या डिफरेंस है, निकाह में और मुता मैरिज में क्या डिफरेंस है। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है मुता मैरिज को लेकर। और कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछता है मुता मैरिज पे। ठीक है, कभी कभी कहता है कि आप मुता मैरिज पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो इस तरीके का प्रॉपर क्वेश्चन बनता है आपको मुता मैरिज से। लीगल इंसिडेंट पूछ देगा, उसके बाद इसका जो है क्या विवाह में और मुता मैरिज में, जो निकाह है और मुता मैरिज जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है, ये पूछ देगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले मुता जो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंजॉयमेंट। मुता का मतलब होता है इंजॉयमेंट, मैरिज फॉर इंजॉयमेंट। इसको मुता मैरिज को हम लोग बोलते हैं मैरिज फॉर इंजॉयमेंट। आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको। जनरली जो शिया स्कूल है वो दो तरीके के मैरिज को मानता है। शिया स्कूल कह रहा है कि हम दो तरीके के मैरिज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे। एक परमानेंट मैरिज, दूसरा टेम्पररी मैरिज। ठीक है, जो परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज है, जो परमानेंट मैरिज है उसको हम लोग निकाह बोलते हैं, और जो टेम्पररी मैरिज है उसको हम लोग मुता मैरिज बोलते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता जाएगा आपको, जो शिया स्कूल है वो दो तरीके के शादी को रिकॉग्नाइज करता है, दो तरीके के शादी के फॉर्म को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। एक हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैरिज, जिसको कि हम लोग निकाह बोलते हैं। दूसरा टेम्पररी मैरिज, जिसको कि मुता मैरिज बोलते हैं। ओके, ये जो टर्म है मुता, इसका मतलब होता है इंजॉयमेंट। ओके, ये टेम्पररी मैरिज है। आप समझ एकदम बिल्कुल ना कि एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। और ये जिस तरीके से डेवलप हुआ है, जिस तरीके से डेवलप हुआ था अरबिक कंट्री में, इसका एक मतलब था। अब समझ लीजिएगा, बड़ा अच्छा चीज है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता भी है इससे। ओके, तो क्या कह रहा है कि इंजॉयमेंट, मुता का मतलब ही हुआ इंजॉयमेंट, यानी कि मैरिज फॉर इंजॉयमेंट। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? कभी सुने हैं आप लोग मुता मैरिज से? यस और नो बोलिएगा जरा। हाँ, क्या होता है? नहीं सुने हैं? अस्थाई विवाह। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वो तो हम इंग्लिश में बोल ही दिए, अस्थाई विवाह। ओके, लेकिन इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, क्यों ये हम लोग अस्थाई विवाह का कॉन्सेप्ट लाया गया, जब बताइए तो। अब हुआ क्या? अब नहीं, लोग बटा हुआ नहीं था। सुनिए ध्यान से, अब स्टोरी समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अरब में क्या होता था, अरब कंट्री में लोग जो है सालों साल लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे, युद्ध के सिलसिले में या फिर व्यापार के सिलसिले में।
जो व्यापारिक वर्ग के लोग थे, या जो कौन निकलेगा घर से बाहर, कि या तो उद्यमी लोग होंगे, व्यापारी वर्ग होगा, और वो व्यापार करने के सिलसिले में क्या होता था, घर से बाहर निकलता था और काफी दिनों तक, सालों साल घर से बाहर रहता था अपने उद्यम के लिए। या जो सिपाही वर्ग के लोग थे, वो वार युद्ध लड़ने के लिए जब जाता था तो लंबे समय तक क्या होता था, वह अपने घर से बाहर रहता था। ओके, तो अपने सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए, जो नीड होता है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग क्या करते थे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे, ठीक है ना, वैश्या लोगों के पास जाते थे। तो अब तो ये समस्या हो गया उत्पन्न, ठीक है ना, इसको तो गलत माना जाता था किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए इसको गलत माना जाता था। तो इसी के लिए, इसी चीज से, इसी पाप से बचने के लिए मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है ना, वह लाया गया। समझ रहे हैं बात को, स्टोरी समझ में आ रही है, हाँ या ना? इसी चीज से बचने के लिए मुता मैरिज के कॉन्सेप्ट को लाया गया कि नहीं, प्रोस्टिट्यूट के पास मत जाइए, वेश्यावृत्ति नहीं करना है, वह हराम है, पाप है। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ अमाउंट देकर कुछ दिनों के लिए किसी महिला के साथ रहा जाता था एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पति पत्नी रहता है उस तरीके के इंस्टीट्यूशन में, उस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना, रहा जाता था। वही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ मुता मैरिज के रूप में। क्लियर? यहीं से ये ओरिजिन हुआ, यहीं से इसका उद्भव हुआ। क्लियर? नहीं? हाँ, इस मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हाँ, ये डेवलप तो अब नहीं है, अब उसके उस वक्त का ट्रेडिशन है, और ऐसा नहीं कि अभी ये बैन है, अभी भी है, बट ये बहुत ज्यादा फलफुल नहीं रहा है। क्योंकि किस सिचुएशन में इसको वैलिड किया गया था ये देख लीजिएगा आप, इसीलिए कोई स्कूल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। ठीक है, आप बताएंगे कौन से स्कूल इसको रिकॉग्नाइज किया, वो आगे देखेंगे। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि ये आया क्यों, ऐसा टेम्पररी मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट क्यों आया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, अब कहता है कि ठीक है आप मैरिज तो करेंगे, टेम्पररी मैरिज ही होगा, मैरिज तो होगा, लेकिन वो मैरिज के फॉर्म में होगा, वेश्यावृत्ति के फॉर्म में नहीं होगा, प्रोस्टिट्यूशन के फॉर्म में नहीं होगा, वो मैरिज के फॉर्म में होगा। तो जब मैरिज के फॉर्म में होगा तो एक मुता मैरिज के लिए क्या क्या इसेंशियल चाहिए होगा वो देख लीजिए। ऐसे नहीं कि आप किसी के सब मतलब साथ रह रहे हैं तो वो मुता मैरिज कहलाएगा, उसका एक फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्म में रहेंगे, उसी फॉर्म के साथ आप जो है काम करेंगे। तो कहता है क्या फॉर्म इसका कह रहा है, तो अब इसका फॉर्म देखिए किस फॉर्म में होगा यह, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ क्या पढ़ते हैं, यह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होगा, एक पार्टी क्या करेगा, डिक्लेरेशन करेगा यानी प्रपोजल करेगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्टेंस देगा। बिल्कुल यहां भी वो चीजें होंगी। इसका जो फॉर्म है एसेंशियल मुता मैरिज के लिए ये क्या जरूरी चीज है, तो कहता है कि किस फॉर्म में होगा, तो कहता है कि ये डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस के फॉर्म में होगा। ओके, जरूरी होगा दोनों, एक पार्टी डिक्लेरेशन करेगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा, मतलब कि एक्सेप्टेंस देगा अपना। उसके बाद जो एज बार था, जो प्यूबर्टी एज था, वह भी यहां फुलफिल होना चाहिए। बिफोर प्यूबर्टी एज जो होगा ये विवाह जो है नहीं होगा, यानी कि द पार्टीज मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। वहां भी पढ़े थे हम लोग, टेम्पररी मैरिज में पढ़े थे। इसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, पार्टी जो होगा वह साउंड माइंड होगा। ओके, दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टी का। ओके, और किसी भी जो प्रोविजन का डिग्री बताए थे
जिसमें कि शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वह यहां भी मेंटेन किया जाएगा। देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। क्लियर? तो इसी तरह के फॉर्म में होगा। जो हमारा जो परमानेंट मैरिज था उसका जो इसेंशियल था वह इसेंशियल यहां भी फॉलो होना चाहिए कि पार्टी जो है डिक्लेरेशन देगा, एक्सेप्टेंस देगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, प्यूबर्टी एज होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बोलते चलिएगा आप लोग। चलिए दूसरा देखिए एसेंशियल। अब हम लोग ये चीज पहले भी पढ़े थे, फिर इसको देखिए कि इसका सब्जेक्ट कौन कौन होगा, किससे विवाह किया जा सकता है। तो कहता है कि जो सिया वर्ग में ही, अभी जस्ट लोग सिया में ही पढ़ रहे थे, सिया ही दो तरह के विवाह को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा क्या कि कोई भी सिया मेल, ठीक है ना, मुता मैरिज कर सकता है। किसके साथ? तो कहता है कि मुस्लिम के साथ, मुस्लिम महिला के साथ, क्रिश्चियन महिला के साथ, ठीक है ना, जूइश महिला के साथ, ओके, और किसी भी धर्म के साथ नहीं किया जा सकता है। इन्हीं 3 महिलाओं के साथ किया जा सकता है। जो फीमेल होगी वह मुस्लिम होनी चाहिए, क्रिश्चियन होंगी या फिर जूइश होंगी। जूइश का मतलब होता है जो फायर वर्शिपर होंगे, अग्नि पूजक, उन्हीं के साथ किया जा सकता है। किसी और रिलीजन को फॉलो करने वाले के साथ नहीं किया जा सकता है। अगर किसी हिंदू के साथ किया जाएगा, हिंदू महिला के साथ किया जाएगा विवाह, तो वो वॉइड होगा, शून्य हो जाएगा। ओके, क्लियर? हां, अच्छा, 4 शादी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग पढ़े थे कि एट ए टाइम, एक समय में आप 4 विवाह कर सकते हैं। कहता कि मुता मैरिज में, ठीक है ना, ये चीजें इसेंशियल नहीं है, इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है, यानी उसको वाइफ के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? द रूल ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वाइफ्स, ओके, टू 4 हम होना चाहिए एज रिगार्ड, या ठीक है ना, रेगुलर मैरिज के लिए कहते हैं ना कि 4 होना चाहिए, बट यहां पे इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डज नॉट अप्लाई। ठीक है? और कितने ही महिलाओं के साथ मुता मैरिज किया जा सकता है। जैसे कि 4 शादी हुआ, उसके बाद एक मुता मैरिज किया जा सकता है, तो उसको 5वां शादी में उसका काउंट नहीं होगा। एक तो ये भी चीज, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप कितनी भी महिलाओं के साथ मुता मैरिज कर सकते हैं, वहां पे नंबर जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, बट क्या फर्क है वो बता दिए। इसके बाद आइए इसका टर्म देख लीजिए, इसका क्या टर्म है, कितने समय के लिए होगा यह, ये तय नहीं किया गया है कि कितने समय के लिए होगा। यह 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन जितना भी समय होगा वह समय स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाइड, कि 1 सप्ताह के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं। ओके, क्लियर? अगर आप टाइम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, समय स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो मुता मैरिज होगा वह रेगुलर मैरिज कहलाने लगेगा। ओके, क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल क्या डिफरेंस है इसमें? यही फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस है इसमें, मुता मैरिज में और रेगुलर मैरिज में। जो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए मुता मैरिज एंड ए निकाह, क्या? तो कहता है इज दैट इन ए मैरिज इफ इज पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड द मैरिज बिकम्स ए मुता। जैसे ही आप
समय सीमा बांध देते हैं, जैसे ही आप विवाह में एक समय सीमा बांध देते हैं कि ये हमारा विवाह इतने साल तक चलेगा, वह मैरिज मुता मैरिज हो जाता है। और ए मैरिज विदाउट एनी स्पेसिफिक पीरियड इज ऑलवेज ए निकाह। और अगर आप समय सीमा नहीं बांधते हैं तो वह जो होगा निकाह कहलाने लगेगा। बेसिक डिफरेंस यही है एक मुता मैरिज में और एक निकाह में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन मुता एंड निकाह। ठीक है, क्लियर? ओके। मुता अपने आप में, ठीक है ना, ये टेम्पररी का कोई द्योतक नहीं है कि टेम्पररी है। मुता का मतलब सिर्फ इंजॉयमेंट होता है वो, ठीक है ना, ये नहीं दिखाता है कि टेम्पररी है। क्या बोले कि अगर आप टर्म फिक्स नहीं कर रहे हैं तो वह रेगुलर मैरिज की तरह ट्रीट होने लगेगा, और जैसे ही आप टर्म फिक्स कर देते हैं निकाह में भी तो वह मुता मैरिज की तरह ट्रीट होने लगेगा। क्लियर? तो ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। एसेंशियल ऑफ मुता मैरिज में टर्म फिक्स होना चाहिए, तब वो मैरिज मुता मैरिज कहलाएगा। क्लियर? बोलते चलिएगा। हाँ, समय निर्धारित होना चाहिए, समय का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक चीज और कहा जाता है कि अगर जो टर्म आप तय कर दिए हैं, जो समय सीमा आप फिक्स कर दिए हैं, इसके बाद भी अगर दोनों साथ साथ रह रहा है तो ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, अगर कोई कंट्रेरी कोई बात उत्पन्न नहीं हुई, कोई कंट्रेरी एविडेंस अगर उपलब्ध नहीं हुआ, तो कोर्ट के नजर में ऐसा माना जाता है कि इस टर्म को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, या इस विवाह को जो है रेगुलर मैरिज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर बियॉन्ड द एक्सपायरी पीरियड रहता है और टिल द डेथ ऑफ हस्बैंड, मुता मैरिज 1 साल के लिए किया और मान लीजिए 3 साल तक साथ में रहा, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। मुता मैरिज 1 साल के लिए किया था, लेकिन 1 साल के बाद भी दोनों एज ए वाइफ हस्बैंड साथ में रह रहा है, और 3 साल के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो यह प्रिजम्पशन होता है, द प्रिजम्पशन इन द अब्सेंस ऑफ एविडेंस। किसी एविडेंस की अनुपस्थिति में ऐसा माना जाता है द कंट्री विल बी दैट मैरिज हैज बीन एक्सटेंडेड, कि मैरिज को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो वो हो सकता है मे बी कि रेगुलर मैरिज की तरह ट्रीट होने लग जाए। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग चौथा इसका एसेंशियल देखते हैं, डोवर। मेहर का क्या प्रोसेस है। जैसे कि अभी आप लोगों को हम मेहर पढ़ाए नहीं हैं, आगे क्लास में मेहर आएंगे, पहले तो विवाह कंप्लीट कर दें, उसके बाद मेहर में जाएंगे हम लोग। मेहर जानते ही इन जनरल जो नए ज्वाइन किए होंगे, मेहर का मतलब होता है कुछ धनराशि दी जाती है, कुछ जो है कंसिडरेशन के रूप में कुछ रुपये दिए जाते हैं महिला को। ठीक है ना, क्यों दिया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग मेहर वाले टॉपिक में करेंगे इस चीज को। तो यहां पे जो मेहर दिया जाता है, ओके, तो मस्ट बी स्पेसिफाइड, यह भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मेहर की राशि दी जाती है, जिसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं, मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुता मैरिज हो रहा है, अगर मुता मैरिज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो कितनी धनराशि दी जाएगी इसको, फीमेल को, वह भी तय होना चाहिए, वह भी फिक्स होना चाहिए। जब आपका टर्म कि कितने दिन का है और आपका डोवर अगर फिक्स कर दिया जाता है, तभी यह मुता मैरिज वैलिड माना जाता है। यह भी समझ लीजिए आप लोग। व्हेन द टर्म, जो भी ऊपर पढ़ा है, एंड द डोवर हैज बीन फिक्स्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अगर टर्म स्पेसिफाइड है, अब ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए इफ द टर्म इज फिक्स्ड, कि मान लीजिए उसने कहा कि 1 साल के लिए किया जाएगा, टर्म फिक्स है, लेकिन अगर डोवर स्पेसिफाइड नहीं है, कितना रुपया देंगे यह तय नहीं किया गया है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया मुता मैरिज के लिए, उसमें तो टर्म फिक्स कर दिया गया कि ठीक है हम 1 साल तक हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन कोई धनराशि तय नहीं की गई है, कोई मेहर की राशि तय नहीं की गई है, तो वह एग्रीमेंट जो वह जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वह वॉइड हो जाएगा। ओके। अच्छा, अगर डोवर स्पेसिफाइड हो गया लेकिन टर्म स्पेसिफाइड नहीं हुआ, तब बताइए क्या होगा? अब आप लोग जरा जवाब दीजिए हमको। अगर मेहर की राशि तय हो गई कि आपको हम जो है 5 लाख रुपया देंगे, जो भी राशि तय की गई हो, लेकिन टर्म स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो ये वॉइड होगा कि वैलिड होगा? क्या बात करते हैं, क्यों वॉइड होगा? ये तो परमानेंट मैरिज हो गया, अभी यही तो समझा रहे थे। तब तो आपका मुता मैरिज एज ए ऑपरेट एज ए परमानेंट मैरिज। हाँ, इसलिए तो परमानेंट मैरिज हो गया ना। अभी यही तो बेसिक डिफरेंस बता रहे थे दोनों में हम। मुदस्सिर, ध्यान से आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? निशा, मारिया, निशा, अर्पणा, क्लियर हुआ कि ये बात की नहीं? आप अगर समय सीमा तय नहीं करते हैं तब तो वो परमानेंट मैरिज ना हो गया। तब तो वहां कैसे आप लोग लिख दीजिएगा वॉइड हो जाएगा? वॉइड कब होगा? कि जब टर्म जो है वो फिक्स रहेगा, स्पेसिफाइड रहेगा, लेकिन डोवर स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, तब यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। लेकिन अगर डोवर स्पेसिफाइड है लेकिन टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, टर्म नहीं बताया गया है कितने साल तक साथ में रहना है, तब यह परमानेंट मैरिज की तरह ट्रीट होगा। इसीलिए हां बिल्कुल, इट मस्ट बी नोटेड दैट स्पेसिफिकेशन of the dower is necessary for the validity of a muta from a marriage. Okay. एकदम स्पेसिफाइड होना चाहिए। जब हम लोग डोवर वहां पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो निकाहनामा बनता है या मेहर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग, ठीक है ना, जरूरी नहीं है इट इज कि परमानेंट मैरिज के लिए जो फिक्सेशन है डोवर का वह फिक्स रहता है, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं, इसका अलग तरीका भी है, तो वहां पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन मुता मैरिज के लिए डोवर का स्पेसिफाइड होना एकदम अनिवार्य है। कितना रुपया देंगे, टर्म तो अनिवार्य है ही, ऊपर पढ़े ही, लेकिन डोवर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। क्लियर? डोवर का स्पेसिफाइड होना बहुत ही इसेंशियल है। हाँ, वेरी गुड मुदस्सिर। तो ये हमारा जो है इसेंशियल ऑफ मुता मैरिज है, इसेंशियल ऑफ मुता मैरिज। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? इसका लीगल इंसिडेंट क्या है, क्या इसका लीगल इफेक्ट है, ये कहां पे लीगली स्टैंड करेगा मुता मैरिज। हम लोग अभी तक मैरिज पढ़े हैं, हिंदू लॉ के अंदर भी पढ़े हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर भी पढ़े हैं, लेकिन मुता मैरिज का क्या लीगल इंसिडेंट है, कुछ कुछ पॉइंट में पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अगर हम लोग डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे वहां भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या इसका लीगल इफेक्ट है। अब ध्यान सुनिएगा, हम एक दो पॉइंट है हम पढ़ते हैं। सुनिएगा लीगल इंसिडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको, सुनिएगा। सबसे पहला और आसान चीज, एकदम आसान चीज से शुरू करते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सबसे फर्स्ट जो लीगल इंसिडेंट है, ये जो विवाह है ना, ये इज डिजॉल्व इप्सो फैक्टो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड और अर्लियर बाय म्यूचुअल कंसेंट। ध्यान से समझिएगा,
मुता मैरिज के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही समय सीमा खत्म होता है, बोले ना इजी चीज से शुरू करते हैं, आप लोग को समझ में आते जाएगा कि कैसे कैसे मतलब इस पर काम करते हैं हम लोग। जैसे ही समय सीमा खत्म हो जाएगा तैसे ही ये जो मैरिज है वह क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। या अगर मुता मैरिज के करने के समय ये एग्रीमेंट किया गया हो कि हम लोग इस टेन्योर से पहले भी अपने संबंध को तोड़ सकते हैं, तो वो संबंध पहले भी तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मुता मैरिज करते समय कहा गया कि हम लोग 1 साल तक साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग 1 साल से पहले भी आपसी सामंजस्य से इस विवाह का विच्छेद कर सकते हैं, इस विवाह को तोड़ सकते हैं। तो यह भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। क्लियर? बोलिएगा। क्लियर? एकदम सिंपल सिंपल चीज बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज कि कहता है कि मुता मैरिज से अगर किसी तरह से कोई संतान की उत्पत्ति होती है, अगर कोई चिल्ड्रन जन्म लेता है, द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज, इस विवाह का परिणाम स्वरूप अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वह संतान जो होगा वह लेजिटिमेट होगा, तो संतान जो होगा वह लेजिटिमेट होगा और वह इंटाइटल होगा इनहेरिटेंस करने के लिए फ्रॉम बोथ, यानी कि माता से भी इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी। जो नियम कायदा है मुस्लिम लॉ का, जो नियम कायदा है संपत्ति का को इनहेरिट करने का, वह अप्लाई होगा माता के तरफ का भी और पिता के तरफ का भी। क्लियर? दो लीगल इंसिडेंट बता दिए आपको। थर्ड नंबर सुनिएगा, इसमें तलाक का कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें डिवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, क्योंकि बता दिए हैं टेम्पररी मैरिज है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने वाला है। डिवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इस विवाह में डिवोर्स शब्द का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है डिवोर्स देने की। अगर हस्बैंड को लगता है तो वह क्या कर सकता है, पत्नी को क्या कर सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में लिख लीजिएगा, हिवा ए मुद्दत, शायद यही उर्दू में वर्ड है, हाँ, हिवा ए मुद्दत। यदि पति चाहे तो अपने पत्नी को जो बाकी जो अनएक्सपायर्ड टाइम है, जो समय सीमा खत्म नहीं हुआ है, मान लीजिए विवाह को छोड़ रहे हैं और जब हम विवाह को तोड़ रहे हैं तो हम उतने समय के लिए क्या कर सकते हैं, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसको कुछ रकम दे सकते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिवाई मुद्दत बोलते हैं। लेकिन अगर पत्नी छोड़कर जा रही है, जो टाइम फिक्स किया गया है, जो शादी का जो समय सीमा 1 साल जैसे था और उससे पहले ही जो पत्नी छोड़कर चली गई, अगर पत्नी फिक्स पीरियड से पहले अगर पति को छोड़ देती है, ठीक है ना, तो फिर जो अनुपातिक जो रेशियो है वह कम किया जा सकता है। जैसे कि कहा गया, एग्जांपल देते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यह, कि अगर 1 साल में कहा गया है कि तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे, 5,000 रुपया देंगे, कुछ भी जो भी राशि तय की गई है, और वह 6 ही महीने में छोड़कर चली गई, तो यह आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये सब इसका लीगल इंसिडेंट है। कुछ और हम बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बता ही दिए हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ वाइफ्स जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है मुता विवाह में, विवाहित पत्नी के मतलब कि उसमें गिनती नहीं की जाती है। इसका कोई न्यूनतम सीमा नहीं है कि आपको एक ही दिन कर रहना है कि एक ही घंटा रहना है, कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है, ठीक है ना। और जो टाइम फिक्स किया गया है, जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, उस समय सीमा के बाद भी साथ में रहा जा सकता है, ठीक है ना। एक केस है, केस जहां तक आप लोग बुक में होगा देखिएगा, शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीबी, देखिएगा आपकी बुक में होगा ये केस, शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीबी है बुक में, आपके बुक में है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है यह, कलकत्ता का। उसके बाद भी अगर रहता है तो ऐसा माना जाएगा कि विवाह को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो हम पहले भी जिक्र किए थे, विवाह को एक्सटेंड कर दिया। हम पढ़ देते हैं, वेयर कोहिबिशन continued beyond the specific period for which muta marriage was contracted, that in absence of evidence the term of muta may be treated as extended for the period over which cohabitation continue, and the issue born after the term of muta and legitimate and entitled to inherit from both the parents। बोल ही दिए हैं कि कंटिन्यू जो जब किया जाएगा तो जो भी संतान की उत्पत्ति होगी वो लेजिटिमेट होगा और वह दोनों से क्या करेगा, माता पिता दोनों से क्या करेगा, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ओके, उसके बाद जो इद्दत का कॉन्सेप्ट है, इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। और इद्दत क्यों पीरियड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है वो जानते ही हैं, ताकि पैटर्निटी पता चले कि बच्चे का असली पिता कौन है, तो वो इसमें भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो यही इसका लीगल इंसिडेंट है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अब जो मेन बात है, हम लोग इसका टर्मिनोलॉजी देख लिए कि मुता का क्या मतलब होता है, ओरिजिन देख लिए, इसका एसेंशियल देख लिए, लीगल इंसिडेंट देख लिए। अब जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन मुता एंड निकाह, ये आप लोग बड़ा आराम से कर सकते हैं। हम कुछ कुछ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग एग्जाम में इस तरीके से अगर लिख देंगे चार्ट बना के, या फिर इस तरह से कर देंगे, इस तरह से बना के कर लेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा समझाना। सुनिएगा, आप लोग एक तरफ लिख दीजिएगा मुता मैरिज, एक तरफ लिख दीजिएगा निकाह। ओके, मुता मैरिज की तरफ आप लोग लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पररी मैरिज। निकाह की तरफ लिखेंगे परमानेंट मैरिज। सबसे पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है मुता मैरिज का, जो उद्देश्य है वो है प्लीजर, इंजॉयमेंट। ओके, और निकाह का जो है वो है सोशियो रिलीजियस यूनियन, समाज को बनाए रखना, धार्मिक काम के लिए एक संगठन है, ये यूनियन है, एक संघ है। बट मुता मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है, ओनली इंजॉयमेंट, प्लीजर। ओके, क्लियर। आपका जो मुता मैरिज है वह केवल सिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना, केवल सिया ही लोग मुता मैरिज को कंसीडर करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज किए हैं। सुन्नी में यह कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन निकाह जो है दोनों जगह रिकॉग्नाइज है, क्योंकि यह सोशियो रिलीजियस यूनियन है। सुन्नी भी शादी करते हैं, निकाह करते हैं। तो आपका निकाह रिकॉग्नाइज बाय सियाज एंड सुन्नीज बोथ। लेकिन मुता में क्या होगा, रिकॉग्नाइज बाय सियाज ओनली। ओके, मुता मैरिज में जो टाइम है वो फिक्स रहेगा, पीरियड इज फिक्स्ड बाय एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट से टाइम पीरियड को फिक्स कर देंगे। लेकिन निकाह जो है वो लाइफ टाइम के लिए होता है इन जनरली, ठीक है ना। ये किस तरह का है, निकाह लोग तो लाइफ टाइम के लिए करता है, यूनियन फॉर लाइफ, सब्जेक्ट टू डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स नहीं हो, अगर डाइवोर्स का अगर मतलब कि प्रोनाउंसमेंट नहीं हो, उच्चारण नहीं हो, उसको नहीं कहा जाए, तो यह लाइफ टाइम चलेगा। ओके, बट मुता मैरिज का में टर्म को तय करना, क्या कहते हैं उसको, पीरियड को, समय को फिक्स करना नेसेसरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद डोवर जो है, अगर डोवर की तरह देखते हैं हम लोग, तो मुता मैरिज में डोवर स्पेसिफाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको शॉर्ट टाइम सर्विस बोलते हैं। इसको जो महिला जो है अपना सर्विस दे रही है फॉर ए शॉर्ट टाइम सर्विस ऑफ द वुमेन मुता मैरिज में, इसलिए डोवर जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। बट इसके हिसाब से जब हम लोग जब आगे हम लोग निकाह में देखेंगे, जब मेहर को देखेंगे निकाह के परिप्रेक्ष्य में, तो डोवर में बी इंप्लाइड इफ नॉट स्पेसिफाइड।
अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है डोवर को तो फिर इंप्लाइड चलता है, या तो एक्सप्रेसली होता है या इंप्लाइडली होता है। तो अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है निकाह में तो इंप्लाइडली चलता है, लेकिन मुता मैरिज में इंप्लाइडली नहीं चलता है। और अगर इंप्लाइडली है निकाह में तब भी वो वॉइड नहीं होता है, लेकिन यहां पे अगर नहीं तय कीजिएगा मुता में तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर आप निकाह में मेहर को स्पेसिफाइड नहीं कीजिएगा तब भी वो क्या होगा, वॉइड नहीं होगा, डज नॉट बिकम वॉइड इफ नो डोवर स्पेसिफाइड इन द निकाह। ओके, क्लियर? हाँ, क्या बोले, मुता में क्या होता है, शॉर्ट टाइम सर्विस है, वो मैंने जो शॉर्ट टाइम सर्विस दी है उसका है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो चूंकि निकाह हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम के लिए है, तो वह कभी भी किसी भी समय आपसे ले सकती है, एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन में वो कभी भी आपसे ले सकती है, तो वहां इंप्लाइडली भी चलता है, जरूरी नहीं कि स्पेसिफाइड ही करें। अच्छा, अगर विवाह कंज्यूमेटेड हो गया, मुता में अगर अनकंज्यूमेटेड हो गया, एन अनकंज्यूमेटेड, मुता वुड बी इंटाइटल द वाइफ टू 1/2 डोवर। कंज्यूमेटेड का मतलब जानते ही हैं, अगर दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन कंज्यूमेटेड नहीं हुए तो जो आपका डोवर है वो 1/2 हो जाएगा। लेकिन निकाह में अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुआ, कंज्यूमेटेड और नोट नहीं भी हुआ कंज्यूमेटेड, तो वाइफ जो है वो फुल डोवर की हकदार होगी, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो चाहे वो फिर डेफर्ड हो, दोनों तरह के लिए वह क्या होगी, इंटाइटल हो जाएगी। ओके, उसके बाद मुता मैरिज में कोई लोअर लिमिट नहीं है डोवर का, नो मिनिमम लिमिट टू डोवर। ये तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, आप जिस टर्म पे जो डोवर देंगे वो वैलिड हो जाएगा, कोई मिनिमम क्या होगा वह तय नहीं किया गया है। लेकिन जब निकाह में आते हैं और उसमें देखते हैं, आप हनीफी लॉ को जब देखेंगे उसमें तो वह तय किया गया है, मिनिमम जो है 10 दिरहम होना चाहिए। आई थिंक 10 ही दिरहम है ना, हाँ 10 दिरहम हनीफी में, हनीफी में 10 दिरहम। ओके, उसके बाद इप्सो फैक्टो होता है ये मुता, यानी कि जैसे है टाइम खत्म विवाह खत्म, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है उसमें। 1 साल का टेन्योर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल खत्म हो गया, विवाह खत्म, विवाह को विच्छेद करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। ओके, रिलेशनशिप खत्म। लेकिन चूंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है निकाह में, तो उसका कुछ प्रोसीजर है, तलाक होने के लिए, विवाह को विच्छेद करने के लिए उसका कुछ नियम कायदा है जो हम लोग तलाक में पढ़ेंगे, किस किस तरीके से तलाक लिया जा सकता है और उसी तरीके से लिया जाएगा। वहां पे चूंकि टाइम फिक्सेशन तो होता नहीं है, तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है जब तक कि आप तलाक ना ले लें, और तलाक जब भी लेंगे एक तरीके का जो है उस तरीके से लेंगे। ओके ओके, आप अर्लियर टर्मिनेट, इस विवाह को अर्लियर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जैसे बताए हैं कि हम लोग क्या किए, शादी के समय एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि 1 साल तक साथ में रहेंगे, लेकिन 6 महीना में भी छोड़ देंगे, यह भी हो सकता है। ऐसा अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अर्लियर अर्लियर टर्मिनेशन इज पॉसिबल, लेकिन अगर आप अर्लियर टर्मिनेशन करते हैं तो क्या करेंगे, वाइफ को गिफ्ट देते हैं, जिसको कि हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, हिब्बाए मुदस्सिर पढ़े थे, उर्दू वर्ड यही है हिब्बाए मुद्दत ना, वो दिया जाएगा उसको, जो पीरियड अभी बचा हुआ है अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। और
वहां तो निकाह में कोई अर्लियर टर्मिनेशन का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, अर्लियर तो कुछ है ही नहीं वहां पे। ओके, आपको डिसॉल्व ही करना पड़ेगा विवाह को। मुता में डाइवोर्स रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, निकाह में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, मेंटेनेंस का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है मेंटेनेंस का। मुता मैरिज में मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस। देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस, वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती, कोई प्रोविजन है ही नहीं। ओके, लेकिन आप जब देखेंगे निकाह में तो वहां मेंटेनेंस का भी प्रोविजन है, हम लोग 125 सीआरपीसी में देखते हैं। ओके, और इसका कुछ अपना भी लॉ है, पर्सनल लॉ है, वहां भी मेंटेनेंस की बात है। ओके, और एक बात ध्यान रखिए, ध्यान सुन लीजिए पहले, थोड़ा सा अभी मतलब कि आप इस चीज को समझ लीजिए पहले कि मुता मैरिज में भी 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है, बट पर्सनल लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, इस चीज को क्लियर कर लीजिए पहले, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया अभी। हाँ, हम देख लीजिएगा आप लोग, स्लिप ऑफ वो टंग हो गया था, दिमाग चला गया था मेरा, ठीक है। हाँ, मुता मैरिज में वाइफ जो है वह इंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है ना। और निकाह में भी है, निकाह में भी आप जो है अब तो 125 सीआरपीसी सब जगह प्रोविजन अप्लाई होता है, किसी भी धर्म के लिए हो ये अप्लीकेबल होगी, लेकिन पर्सनल लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है मेंटेनेंस का मुता मैरिज के लिए, और निकाह में है प्रोविजन, उसका जो डोवर का जो है देना है वगैरह वहां पे है, कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बाद इनहेरिटेंस का राइट नहीं है वाइफ का मुता मैरिज में, नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप लोग लीगल इंसिडेंट में पढ़े होंगे, जानते होंगे, देख रहे होंगे। नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू द वाइफ और हस्बैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स प्रॉपर्टी, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि निकाह में ये आप इनहेरिट किया जाता है, रेसिप्रोकल राइट है, ठीक है ना, एक दूसरे के संपत्ति में रेसिप्रोकल राइट है इनहेरिट करने का। क्लियर, बोलिएगा। इसके बाद चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, यहां निकाह में भी चिल्ड्रन लेजिटिमेट होंगे, वहां भी बच्चों को अधिकार होगा इनहेरिट करने का, मुता मैरिज में भी और निकाह में भी। इसके बाद नंबर ऑफ वाइफ्स जो है वो लिमिटेड नहीं है मुता मैरिज में, नो लिमिट टू नंबर ऑफ वाइफ्स, लेकिन जब निकाह की बात करेंगे तो एट ए टाइम 4 ओनली, नंबर ऑफ फिक्स्ड एट 4 ओनली। तो ये डिस्टिंग्विश किए हम लोग जो है डिफरेंस बिटवीन मुता मैरिज एंड निकाह। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इस पे एग्जाम में जो अभी क्वेश्चन पूछे वो पूछा गया क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और ये इतना चीज हम लोग लिख कर रखेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स पूछा तो शॉर्ट नोट्स की तरह लिखेंगे, और अगर ये डिफरेंस करने के लिए कहा हम लोग डिफरेंस करके सिर्फ दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे इधर। क्लियर।